हेलो एवरीवन, आई एम वर्षा शर्मा एंड वेलकम इन नॉलेज की उड़ान। तो आज की वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग है और आज की वीडियो का टॉपिक ऐसा है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। टॉपिक क्या है, इसके लिए हमें वीडियो स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन है, इफ टू पर्सन्स कमिट द सेम एक्ट कैन दे बी गिल्टी फॉर डिफरेंट ऑफेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट एक्ट। अगर कोई काम एक से अधिक लोगों ने किया है तो क्या सभी को अलग अलग सज़ा मिलेगी या एक जैसी सज़ा मिलेगी? क्या सबको अलग अलग सज़ा मिल सकती है? यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन है उसमें सेम इंटेंशन की बात की गई है। तो इसके लिए हमें कौन से सेक्शन में जाना पड़ेगा? तो क्या इस सेक्शन के आंसर के लिए हमें आईपीसी के सेक्शन 34 में जाना होगा? नहीं, वो तो जॉइंट लाइबिलिटी के बारे में बात करता है। हम जाएंगे सेक्शन 38 में। और जब आप आईपीसी का सेक्शन 38 पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये लिखा मिलेगा, व्हेन सेवरल पर्सन्स आर एंगेज्ड और कंसर्न इन अ कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस बाय मीन ऑफ दैट एक्ट। तो धारा के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक क्राइम हुआ है। तो धारा के अकॉर्डिंग एक ही क्राइम में दो लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग सजा हो सकती है क्योंकि उन दोनों का इंटेंशन अलग अलग था। अगर आप सेक्शन 38 के इलस्ट्रेशन को पढ़ेंगे तो आप इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो 38 सेक्शन का इलस्ट्रेशन है, A attacks Z under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder. B having ill will towards Z and intending to kill him and not having been subject to the provocation assist A in killing Z. Here, through A and B both engaged in causing Z, B is guilty for murder and A is guilty only for culpable homicide. A Z पे अटैक करता है और ऐसे अटैक करता है कि वो क्राइम एक कल्पेबल होमिसाइड में आता है, बल्कि मर्डर में नहीं, क्योंकि उसे प्रोवोक किया गया था, उकसाया गया था। इसी तरह से बी का आशय उसे मार डालने का होता है, वो जेड को मारना चाहता है, इसीलिए वो उस पर अटैक करता है। तो ये आएगा मर्डर की कैटेगरी में, क्योंकि ए बी को किसी ने प्रोवोक नहीं किया था, उसका इंटेंशन ही यही था जेड को मार डालने का। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, एक ही क्राइम में दो लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन ए का इंटेंशन उसे मारने का नहीं है, इसीलिए ये कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, और बी का इंटेंशन उसे मारना है तो इसलिए ये मर्डर में आएगा। यहाँ पर एक क्राइम में दो लोग इन्वॉल्व हैं, ए ने मारा, बी ने साथ दिया। ए को प्रोवोक किया गया, बी को प्रोवोक नहीं किया गया। इसी क्राइम में दोनों लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन दोनों को सजा अलग अलग होगी क्योंकि दोनों का इंटेंशन अलग अलग था। चलिए मैं आपको इसे इजी वे में समझाती हूँ। मान लीजिए ए और बी मिलकर जेड को मारना चाहते हैं। ए का इंटेंशन है उसका मर्डर करने का, वो उसे मारना चाहता है, उसका मर्डर करना चाहता है, लेकिन बी का इंटेंशन उसे मारने का नहीं है, वो किसी पुरानी दुश्मनी का बदला निकालना चाहता है और वो सिर्फ बी जेड को थोड़ा जख्मी करना चाहता है। तो एक दिन बिना एक दूसरे को अपना इंटेंशन बताए दोनों ने मिलकर प्लान बनाया जेड को मारने के लिए। तो ए का तो इंटेंशन मर्डर था, तो इसीलिए उसने जेड को डायरेक्ट गोली मार दी, लेकिन बी का इंटेंशन उसे मारने का नहीं था, तो उसने क्या किया, एक स्टिक लेकर उसके पैर और हाथ पर थोड़े वार किए ताकि वो जख्मी हो जाए। तो इस तरीके से दोनों का इंटेंशन अलग अलग था, तो दोनों को सज़ा भी अलग अलग होगी। ए का इंटेंशन मर्डर का था, इसीलिए उसे 302 आईपीसी सेक्शन मर्डर की सज़ा होगी, लेकिन जो दूसरा था उसे ओनली हर्ट और ग्रीवियंस हर्ट की सज़ा होगी। सो आई होप कि आज के इस ब्रीफ लेक्चर में आप इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कोई इंसान, कोई दो लोग या कई लोग मिलकर भले ही क्राइम कर रहे हों, लेकिन उनको सज़ा अलग अलग हो सकती है अगर उन सबका इंटेंशन अलग अलग हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट ऑल्सो। और इसी तरह की लॉ की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज की उड़ान। लर्न समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट बाय नॉलेज की उड़ान। थैंक यू सो मच। Hello everyone, I am Varsha Sharma and welcome in Knowledge की उड़ान. And today in this video lecture series, we are taking up an interesting case named Keshavananda Bharati versus State of Kerala 1973. This case is very much important for all of us. You know why? Okay, I am telling to you because it's the soul of our Indian Constitution. Now you are thinking that why it is the soul of our Indian Constitution? So, for the answering this question that why is this case important, let's start this video without wasting of time. Keshavananda Bharati versus State of Kerala is a landmark case, and the decision given by the Supreme Court of India is the outline of the basic structure doctrine of our Indian Constitution. The decision which was given by the bench of the Keshavananda Bharati case is very unique and thoughtful.
The decision was 700 pages, which includes the solution for both parliament rights to amend the laws and citizen rights to protect their fundamental rights. The case was heard by the largest constitutional bench and hold a record of longest hearing of 63 days with all 13 judges. For more information, let's go to deep in this case. Keshwananda Bharati was the chief of Adarnas Mutt, which was the religious sect of Kasaragod district in Kerala. Keshwananda Bharati had certain piece of land in the sect which were owned by him and his name. The state government of Kerala introduced the Land Reform Amendment Act 1969. According to the Act of Government, was entitled to acquire some of the sect's land in which Keshwananda Bharati was the chief. On 21st March 1970, Keshwananda Bharati moved to Supreme Court under Section 32 of the Indian Constitution of enforcement of his rights, which guaranteed under Article 25 right to practice and propagate religions, Article 26 right to manage religious affairs, Article 14 right to equality, Article 19 1F freedom to acquire property, Article 31 compulsory acquisition of property. When the petition was still under consideration by the court of the Kerala government, another act, example, Kerala Land Reform Amendment Act 1971. But after the landmark case of Golaknath versus State of Punjab, the parliament has the passed a series of amendments to order to overrule the judgment of Golaknath. In 1971, 24th Amendment has passed, and in 1972, 25th and 29th Amendment has passed subsequently. It was held by the apex court by a majority of 7:6 that Parliament can amend any provision of the Constitution to fulfill its social economical obligations guaranteed to the citizens under the preamble, subject to the Constitution that such amendment wouldn't change the basic structure of the Indian Constitution. The landmark case was decided on 24th April 1973. The landmark case of Keshwananda Bharati provides a stability to our Indian Constitution. Yet the judgment given by the bench is very useful for us. It's a savior for our Indian democracy and the Constitution for losing its spirit. So in the last, after watching this video, I hope you know your all answers about this case. So if you like this video, please share with your friends and comment also. And all these types of legal videos, please watch continuously our YouTube channel Knowledge Ki Udaan and subscribe it. Learn something new, something different by Knowledge Ki Udaan. Thank you so much. हेलो एवरीवन, आई एम वर्षा शर्मा एंड वेलकम इन नॉलेज की उड़ान। तो आज की वीडियो का टॉपिक एक क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड है। एक पर्सन ने मुझसे पूछा कि मैम जज और मैजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है, तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर एक मैं वीडियो के थ्रू दूंगी, इसे ब्रीफ में डिस्कस करके, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी ये पता चले कि जज और मैजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज है। इसके लिए आकाश सर ने पहले एक वीडियो का शॉर्ट बनाया हुआ है, इसे आप आई बटन पर क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक को आज हम ब्रीफ में जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जज एंड मैजिस्ट्रेट, सिविल और क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, और जज और मैजिस्ट्रेट के वर्क क्या क्या होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फॉर एग्जांपल, राइट टू प्रॉपर्टी। आपके प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार है और मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर लेता है, तो ये आपके राइट्स का वायलेशन होगा और इसके लिए आप सिविल कोर्ट में सिविल केस फाइल कर सकते हैं। इस तरह के मामले सिविल केसेस में आते हैं। मान लीजिए कि आप किसी पार्टनरशिप में वर्क करते हैं और आपका पार्टनर बिना आपको बताए पार्टनरशिप तोड़ देता है या फिर उसके रूल्स और रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो नहीं करता, तो ये भी आपके राइट्स का वायलेशन है और इसके लिए आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, आपके दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है और आपका जो साथी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को बिना बताए तोड़ देता है या फिर उसके रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो नहीं करता, तो ये आपके राइट्स का वायलेशन है। तो ये एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और आप इसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं, सिविल केस कर सकते हैं और उसके लिए अपना कंपनसेशन ले सकते हैं। जितने भी सिविल केसेस होते हैं उनमें फाइन या कंपनसेशन की डिमांड होती है। यहाँ कंपनसेशन से हमारा मतलब नुकसान के भुगतान से है। अगर आपके किसी भी सिविल केस में कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हम कंपनसेशन से करते हैं। लेकिन कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिनमें सज़ा की डिमांड होती है, तो ऐसे केसेस होते हैं ये सिविल केसेस में नहीं आते, ये आते हैं क्रिमिनल केसेस में। इन्हें हम फौजदारी मुकदमे कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या फिर कोई मर्डर करने की धमकी देता है, तो इस तरह के केसेस क्रिमिनल केसेस में आते हैं जिन्हें हम कहते हैं फौजदारी मुकदमे।
कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सिविल भी होते हैं और क्रिमिनल भी होते हैं, जिनमें सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों चलते हैं। इस वीडियो से पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी मानहानि मीन्स डेफोमेशन। तो इस वीडियो में मैंने एक आपको क्लियर किया था कि अगर आपकी कोई मानहानि करता है, कोई डेफोमेशन करता है, तो आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करके अपना कंपनसेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर उस आदमी को आप सज़ा दिलवाना चाहते हैं जिसने आपकी मानहानि की है, जिसने डेफोमेशन किया है, तो फिर ये आईपीसी के थ्रू आएगा क्रिमिनल केस, और ये एक क्रिमिनल केस होगा। अगर आप इन बातों को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा ये जानना कि क्या डिफरेंस होता है जज और मैजिस्ट्रेट में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जज एंड मैजिस्ट्रेट। जज और मैजिस्ट्रेट के बीच में डिफरेंस के लिए आपको ये भी जानना होगा कि जज और मैजिस्ट्रेट के काम क्या क्या होते हैं। इनके काम अगर आप समझ जाते हैं तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, और आप इजीली ये जान लेंगे कि डिफरेंट क्या होता है जज और मैजिस्ट्रेट में। अगर आपने जजेस और मैजिस्ट्रेट के वर्क को अलग अलग डिफाइन कर लिया, समझ लिया है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये जानना कि क्या डिफरेंस होता है जज और मैजिस्ट्रेट में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जज एंड मैजिस्ट्रेट। जो सिविल केसेस देखते हैं उन्हें हम सिविल जज कहते हैं, और जो क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करते हैं उन्हें हम मैजिस्ट्रेट कहते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं दंडाधिकारी। इन्हें लोगों को सजा देने का भी अधिकार होता है। मैजिस्ट्रेट भी कई तरह के होते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एटसेट्रा। सो लोअर कोर्ट में जो सिविल केसेस देखते हैं उन्हें हम जज कहते हैं, और जो क्रिमिनल केसेस देखते हैं उन्हें हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। और यही हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो जो सिविल जजेस होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, और जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं उन्हें सेशन जज कहा जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद ये दोनों सेम हो जाते हैं। इन्हें जस्टिस कहा जाता है, मीन्स न्यायमूर्ति। इसका मतलब कि ये जो कहते हैं वही इंसाफ होता है, वही न्याय होता है, और वही कानून और लॉ बन जाता है। सो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन से क्लियर हो गए होंगे कि जज और मैजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है, इनके क्या वर्क होते हैं, और सिविल और क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं। तो इसी तरह की लॉ की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए नॉलेज की उड़ान के साथ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज की उड़ान। लर्न समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट बाय नॉलेज की उड़ान। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम वर्षा शर्मा एंड वेलकम इन नॉलेज की उड़ान। अगर आत्महत्या करना एक अपराध है, इफ सुसाइड इज अ क्राइम, तो क्या किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना भी एक अपराध है? यहाँ पर उकसाने के लिए हमारे पास दो वर्डिंग्स है, एक है अबेटमेंट और दूसरा है दुष्प्रेषण। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दैट व्हाट इज अबेटमेंट। अबेटमेंट मीन्स दुष्प्रेषण क्या होता है, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना क्या होता है, आईपीसी का कौन सा सेक्शन अबेटमेंट के बारे में बात करता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी को सुसाइड के लिए उकसाता है, अबेट करता है, तो उसे उसकी क्या सजा मिलती है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ आईपीसी के दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 305 और 306। तो हम ये भी जानेंगे कि 305 306 से कैसे डिफरेंस है, और ऐसा क्यों किया गया कि इन दोनों सेक्शंस को अलग अलग किया गया है। तो पहले हम जानेंगे इनकी लीगल और बेसिक डेफिनेशन को। सेक्शन 305 रीड्स एज abatement of suicide of child or innocent person if any person under 18 years of age, any insane person, any delirious person, any idiot person in a state of intoxication communication suicide, whoever that the communication and the commission of the suicide shall be punishment with imprisonment of for life or imprisonment for a term not exceeding 10 years and shall also be liable to a fine. Section 306 abatement of suicide. If any person commits suicide, whoever abated the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend out 10 years or shall also be liable to the fine. तो अभी हमने जाना आईपीसी के दो सेक्शन 305 और 306 के बारे में। डेफिनेशन को सुनकर आपको इसके बीच का डिफरेंस तो पता लग ही गया होगा। आई एम एक्सप्लेनिंग इट। सेक्शन 305 ऐसे आदमी के बारे में बात करता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है जिसके साथ अबेटमेंट हुआ है, वो उसके पास उसके सोचने समझने की मेंटल कैपेबिलिटी नहीं होती। रीजंस कई हो सकते हैं, जैसे या तो वो 18 ईयर्स से कम का है, ही इज स्मॉलर देन 18 ईयर्स, ही इज़ नॉट एबल टू थिंकिंग हिज गुड एंड बैड, उसके पास उसके अच्छा या बुरा सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। ही इज़ नॉट मेंटली कैपेबल, वो मेंटली कैपेबल नहीं है। ही इज़ इन एनी इंडॉक्सेशन, वो किसी नशे में है। इडियट है, जड़ बुद्धि है, नॉनसेंस है, पागल है, या और ऐसी कोई भी वजह हो जिससे वो अपने फैसले खुद लेने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है,
तो अगर इस व्यक्ति के साथ अगर कोई अबेटमेंट होता है तो अबेट करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है या फिर उसे डेथ पनिशमेंट दी जाती है, फांसी की सजा दी जा सकती है। इसके अपोजिट सेक्शन 306 में ऐसा व्यक्ति जो पूरी सोचने समझने की क्षमता रखता है, अपने फैसले खुद ले सकता है, मीन्स 18 ईयर्स से ज़्यादा का है, कोई मेंटली डिसऑर्डर नहीं है, इडियट नहीं है, जड़ बुद्धि नहीं है, नॉनसेंस नहीं है, पागल नहीं है और 18 ईयर्स से ज़्यादा का है, कोई इंडॉक्सेशन मीन्स नशे की हालत में नहीं है, मेंटली फिट है और अपने फैसले खुद ले सकता है। और ऐसे व्यक्ति को अगर कोई सुसाइड के लिए उकसाता है और वो सुसाइड कर ले तो एबेटर को 10 ईयर्स मीन्स 10 वर्ष तक का कारावास होता है, 10 वर्ष तक की सज़ा होती है। बहुत काम के हैं ये सेक्शंस, आपको इन सेक्शंस को अच्छे से लर्न करना चाहिए और समझना चाहिए बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली सेक्शन 306, क्योंकि लास्ट ईयर सुशांत सिंह मर्डर मिस्ट्री में रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट सेक्शन 306 से लगाया गया था। सो आई होप कि आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। और इस तरह की लीगल और भी नई वीडियोस देखने के लिए बने रहिए नॉलेज की उड़ान के साथ। लर्न समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट बाय नॉलेज की उड़ान। थैंक यू सो मच। आज से कुछ टाइम पहले बाबा रामदेव के केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बाबा रामदेव ने एलोपैथिक डॉक्टर्स के खिलाफ बहुत ही विवादित बयान दिया था, जिससे ये केस काफ़ी फेमस हो गया था। इसके बाद IMA मीन्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ 2000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा और ये भी कहा कि बाबा रामदेव रिटर्न में नोटिस देकर डॉक्टर्स से माफ़ी मांगे। IMA का कहना था कि बाबा रामदेव के इस बयान के बाद उनके डॉक्टर्स को, उनके 2000 डॉक्टर्स को, उनकी रेपुटेशन को हर्ट हुआ है। हेलो एवरीवन, आई एम वर्षा शर्मा एंड वेलकम इन नॉलेज की उड़ान। तो आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको पता ही लग गया होगा। आज हम बात करेंगे डेफोमेशन के बारे में, मीन्स मानहानि के बारे में, और ये भी जानेंगे कि मानहानि क्या होती है, ये क्यों लगाई जाती है, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब मानहानि लगाई जाती है, IPC का कौन सा सेक्शन मानहानि को प्रावधान देता है, और अगर मानहानि का केस हम जीत जाते हैं तो हमें क्या रेमेडी मिलती है, क्या कंपनसेशन मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Harming someone's reputation by writing or saying some bad words about them is called defamation। किसी के भी बारे में कोई बुरी बात बोलना, कहना या फिर कोई ऐसी बात बोलना जिससे उसकी रेपुटेशन को हर्ट हो, उसे हम मानहानि कहते हैं या डेफोमेशन कहते हैं। IPC का सेक्शन 499 से लेकर 509 तक मानहानि के कानून के विषय के बारे में प्रावधान करता है। तो अब हम जानेंगे कि डेफोमेशन की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। किसी के बारे में बुरी बातें बोलना या फिर किसी को बैड लैंग्वेज में लेटर भेजना, कोई कमेंट करना या फिर किसी के बारे में ऐसी अफवाह फैलाना जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब होती है, ये डेफोमेशन की कैटेगरी में आता है। किसी के बारे में रॉन्गफुल कमेंट करना, हस्बैंड या वाइफ को छोड़कर किसी और के सामने किसी के बारे में अपमानजनक बातें करना या फिर कोई ऐसी कमेंट पास करना, लोगों के बारे में अफवाह फैलाना, ये सारी चीज़ें हमारी डेफोमेशन में आती हैं। किसी भी डेड पर्सन मीन्स मरे हुए व्यक्ति के बारे में ऐसी अफवाह फैलाना जिससे जीवित रहने पर उसकी रेपुटेशन ख़राब हो या फिर उसकी रेपुटेशन हर्ट हो या फिर उसके सगे संबंधी और जो उसके रिलेटिव्स हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, तो ये सारी चीज़ें डेफोमेशन में आती हैं। किसी कंपनी, संगठन या फिर किसी पर्सनल इंसान के बारे में भी ये सारी बातें लागू होती हैं। ऐसी बात जो किसी का मजाक उड़ाने के लिए कही गई हो तो ये भी मानहानि मीन्स डेफोमेशन की कैटेगरी में ही आती है। एक बात याद रखिए कि रियल कमेंट कभी भी मानहानि नहीं होती है। मीन्स अगर आप कोई ऐसी कमेंट करते हैं जो एक रियल कमेंट है, चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में हो या किसी कंपनी के बारे में हो, और वो समाज के लिए हितकारक है, यानी वो समाज के लिए अच्छी है, जिससे दूसरे लोग अवेयर होते हैं, तो ये मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है। कोई भी ऐसा कमेंट जो रियल हो और लोगों को अवेयर करे तो ये मानहानि की श्रेणी में नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी दुकान पे कोई प्रोडक्ट लेने गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो आप किसी सेकंड या थर्ड पर्सन को आप बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, या फिर अपनी सोसाइटी में किसी को भी आप बताते हैं कि ये इंसान ठीक नहीं है या ये प्रोडक्ट ये ठीक से नहीं बेच रहा है, तो वो चीज़ मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगी क्योंकि ये सोसाइटी को अवेयर करती है। इसके अलावा अगर कोई रास्ते में जा रहा हो और उसे कोई रॉन्गफुल कमेंट करे तो ये भी मानहानि की श्रेणी में ही आता है। अब हम बात करेंगे कि मानहानि पर कौन कौन से कानून हैं।
तो मानहानि पर क्रिमिनल केस करके आप मानहानि करने वाले और उसके साथ देने वाले लोगों को सज़ा दिलवा सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर किसी कंपनी को ऐसा लगता है कि मानहानि की वजह से उनके बिजनेस को एक्चुअल लॉस हुआ है, तो वो सिविल कोर्ट में अपना ये केस फाइल कर सकते हैं और अगर सच साबित हो जाता है तो वो अपना कंपनसेशन भी ले सकते हैं। क्रिमिनल केसेस में जहां पर बहुत ही लिटिल अमाउंट में कोर्ट फीस ली जाती है, वहीं पर सिविल केसेस में कंपनसेशन का 5 या 7.5% कोर्ट फीस ली जाती है, जो कि हर स्टेट्स में अलग अलग होती है। अगर कोई आपको किसी झूठे केस में फंसा देता है या कोई झूठा आरोप लगाकर किसी केस में फंसा देता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो उस केस के पूरा होने के बाद आप उस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि मीन्स डेफेमेशन का केस भी डाल सकते हैं। आज की वीडियो में आपने जाना कि मानहानि क्या होती है, मीन्स डेफेमेशन क्या होती है, इसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं और क्या क्या कैटेगरीज हैं मानहानि की, और हम किस तरह से मानहानि से अपना कंपनसेशन ले सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज की उड़ान। इसी तरह के और भी लॉ की वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए नॉलेज की उड़ान। लर्न समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट बाय नॉलेज की उड़ान। थैंक यू सो मच। कभी मिनिस्टर्स, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट और कभी बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों को डिफरेंट टाइप सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है और इंडिया में ये मैनेज करती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएफएस और बहुत से पुलिस ऑफिसर्स। हेलो एवरीवन, आई एम वर्षा शर्मा एंड वेलकम इन नॉलेज की उड़ान। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ अवेलेबल है, कौन सी सबसे स्ट्रिक्ट है और दूसरी इससे कैसे डिफरेंट है, दूसरा किन लोगों को कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और तीसरा इसे मैनेज कैसे करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। किस इंसान को कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, इसकी गाइडलाइंस दो जगह मिलती है। एक है ब्लू बुक, ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के बारे में बात करती है, और दूसरी है येलो बुक, ये अदर वीआईपीज और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज की सिक्योरिटी के बारे में बात करती है। कब किसे कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ये होम मिनिस्ट्री दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसी ब्यूरो की मदद से डिसाइड करती है और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक अलग से लिस्ट होती है। अगर हम प्रेजेंट में ही बात करें तो सेंटर में 230 ऐसे पर्सन्स हैं जिनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक अलग से लिस्ट होती है। तो 6 तरह के सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं, एक्स, वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस और एसपीजी। हम एक एक करके इनके फंक्शन को समझते हैं। एसपीजी, जिसका मीन्स है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये एक अलाइड फोर्स है जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को प्रोवाइड की जाती है। अब हम ये जानेंगे कि इसका बजट कितना होगा। तो 2020 के बजट में एसपीजी के लिए 592 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे, जिसमें से 145 करोड़ रुपीस मॉडर्न सिक्योरिटी इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड किए जाएंगे। दरअसल 1981 तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल टास्क फोर्स को अंडर होती थी, पर 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने एक रिव्यू कमेटी तैयार की, बीरबल नाथ कमेटी, जिसमें रिकमेंडेशन से अप्रैल 1985 को ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया। तो एसपीजी कैटेगरी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को ही दी जाती है। इसमें टोटल कितने लोग सिक्योरिटी देते हैं, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। इस लेवल ऑफ सिक्योरिटी में एसपीजी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट सिक्योरिटी है जेड प्लस सिक्योरिटी, जिसमें 55 सिक्योरिटी पर्सनल्स सारे अरेंजमेंट्स देखते हैं। इन 55 में तकरीबन 10 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज भी होते हैं। मार्च 2021 के सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 40 पर्सन्स को जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि ये सिक्योरिटी भी एक क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए पब्लिकली ये लिस्ट अवेलेबल नहीं है। बट स्पेकुलम के हिसाब से इस लिस्ट में राहुल गांधी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, एक्स प्राइम मिनिस्टर और देश के कुछ और भी इम्पोर्टेंट हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, आर्मी हेड्स और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। जैसे जेड प्लस सिक्योरिटी का कॉस्ट ऑलमोस्ट ₹20 लाख पर मंथ होता है, वहीं जेड सिक्योरिटी का कॉस्ट 15 to 16 लाख पर मंथ होता है, और ये पैसा गवर्नमेंट पे करती है टैक्स पेयर मनी से। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सिक्योरिटी की मनी खुद पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी, जो अपने डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी का खर्चा खुद पे करते हैं।
इसीलिए जब कंगना रनौत को गवर्नमेंट ने वाई कैटेगरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी तो लोगों ने इस सिक्योरिटी के प्रोवाइड करने का पीछे का रीज़न पूछा था और ये भी कहा गया था कि कंगना जैसी वेल स्टैब्लिश एक्ट्रेस अपने सिक्योरिटी कवर का पैसा खुद कवर कर सकती है। टैक्स पेयर के पैसों का अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जेड कैटेगरी सिक्योरिटी की। इस लेवल में 22 सिक्योरिटी पर्सनल्स इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें से 4 से 5 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस पर्सनल्स भी रहते हैं। ये सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी और सीआरपीएफ प्रोवाइड कराती है। दोनों Z+ और जेड सिक्योरिटी में एक एस्कॉर्ट व्हीकल भी इंक्लूड रहता है। इसके बाद बात करते हैं Y+ सिक्योरिटी की, जिसमें 11 सिक्योरिटी पर्सनल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से 1 या 2 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, प्लस 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रोटेशनल बेसिस पर हर वक्त आसपास रहते हैं। इस लेवल ऑफ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेनली सीआरपीएफ के ऊपर होती है। इसके नीचे आती है वाई कैटेगरी सिक्योरिटी, जिसमें टोटल 8 सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, जिसमें से 1 या 2 कमांडोज और पुलिस पर्सनल्स भी होते हैं और इसमें 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रोटेशनल बेसिस पर पर्सन के साथ रहते हैं। और लास्ट में आती है एक्स कैटेगरी सिक्योरिटी, जिसमें 2 या 3 पुलिस ऑफिसर्स ही होते हैं। इंडिया में ज़्यादातर लोगों के पास एक्स या फिर वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है। सो आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट ऑल्सो। और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज की उड़ान। लर्न समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट बाय नॉलेज की उड़ान। थैंक यू सो मच। कोरोना वायरस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे एक मेजर थ्रेट बनकर रह गया है। कोविड-19 के वजह से ईयर 2020 में भारत के साथ पूरे वर्ल्ड की सोशल और इकोनॉमिक वैल्यू बिल्कुल ठप हो गई थी। एक्टिविटीज़ भी बिल्कुल बंद हो गई थी, जिसकी वजह से भारत में फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसी भयंकर स्थिति में भी हमारे देश के एमपीज़, पार्लियामेंट, अदर वर्कर्स और सिटीजन ने भी अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान में दिया था। इस तरह की भयंकर स्थिति को देखकर लोगों को यही लग रहा था कि क्या अब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होगी, यानी वित्तीय आपातकाल लागू होगा। लेकिन हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस बात से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि अभी इस बात की ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। हेलो एवरीवन, आई एम वर्षा शर्मा एंड वेलकम इन नॉलेज की उड़ान। हमारे देश में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ है, तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, मीन्स वित्तीय आपातकाल क्या होता है, ये क्यों और कैसे लगाया जाता है, इसे लगाने की क्या प्रक्रिया है, इसे लगाने से क्या इफेक्ट होते हैं, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल किसे ये पावर देता है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सके, उसे इम्पोज कर सके। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर्स के लिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति को इस बात की पावर देता है, ये राइट देता है कि वो देश के किसी भी हिस्से में या फिर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं, उसे लागू कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति इस बात से सेटिस्फाई है कि या फिर उसे लगता है कि देश का कोई ऐसा हिस्सा या फिर देश में कहीं भी फाइनेंशियल कंडीशन और इकोनॉमी ठीक नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो केंद्र की सहायता से वहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी को घोषित कर सकता है, उसे लागू कर सकता है। लेकिन 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इस बात का प्रावधान दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया के प्रेसिडेंट की किसी भी सेटिस्फेक्शन को रिव्यू कर सकता है, मीन्स उसकी समीक्षा कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वित्तीय आपातकाल मीन्स फाइनेंशियल इमरजेंसी कब तक के लिए और कैसे लागू की जाती है। जब भी राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी को देश में इम्पोज करते हैं, उसे लागू करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, तो उसके 2 मंथ्स के यानी 2 महीने के अंदर अंदर इसे लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों से अप्रूव कराना होता है। एक बार संसद के दोनों सदनों से जब ये पास हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो एक अनिश्चित काल तक के लिए देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर दी जाती है, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा इसको दोबारा ना हटाया जा सके। राष्ट्रपति ही है मीन्स प्रेसिडेंट ही है जो एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के बाद उसे दोबारा हटा सकता है। इसकी भी 2 कंडीशंस होती हैं। पहला, इसके मैनेजमेंट के लिए कोई निश्चित टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है, और दूसरा,
फाइनेंशियल इमरजेंसी को इंक्रीज करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए दोबारा उसे पार्लियामेंट के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती और राष्ट्रपति एक बार इसका अनाउंसमेंट करने के बाद जब चाहे उसे रद्द कर सकते हैं। इसके लिए भी उन्हें पार्लियामेंट के अनाउंसमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि अब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है तो वो उसे अप्रूव किए बिना ही रद्द कर सकता है। अब हम जानेंगे कि देश में जब फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज हो जाती है तो इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लागू हो जाने के बाद केंद्र की पावर और उसके राइट्स बढ़ जाते हैं और वो किसी भी स्टेट को कोई भी तरह के कोई भी फाइनेंशियल ऑर्डर्स दे सकते हैं। नंबर 2, कोई भी बिल, अगर मनी बिल हो या फाइनेंशियल बिल हो तो उसे राष्ट्रपति की रजामंदी के लिए रोक दिया जाता है। नंबर 3, स्टेट में काम करने वाले लोग एम्प्लॉयज़ की वेतन यानी उनकी सैलरी और अदर एड्स को भी घटा दिया, मीन्स रिड्यूस कर दिया जाता है। कुछ ऐसे पोस्ट के लोग हैं जिनकी सैलरी को रिड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति खुद निर्देश देते हैं, जैसे सोशल वर्कर्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के लागू होने के बाद सारी पावर्स केंद्र के हाथ में आ जाती है और वो स्टेट्स को निर्देश देते हैं कि उन्हें किस तरह से वर्क करना चाहिए। इससे पहले भी सन 1991 में देश पर इकोनॉमी का बहुत बड़ा संकट आया था, लेकिन तब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं हुई थी। तो सरकार को ये सोचकर भी सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनकी हर परिस्थिति में पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। आज की वीडियो में देश में जो भी डिस्कशन हो रहे हैं हमने उन्हें टेक्निकली डिस्कस किया ताकि आप लोग और ज़्यादा अवेयर हो सके और कोरोना वायरस के इकोनॉमी इम्पैक्ट और देश में लगने वाली फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में भी जाना कि इस फाइनेंशियल इमरजेंसी के लगने के कितने चांसेस हैं। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह की लॉ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज की उड़ान। लर्न समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट बाय नॉलेज की उड़ान। थैंक यू सो मच। आपने अपने आसपास कभी ये सुना होगा कि आज दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया है, बॉम्बे में राष्ट्रपति शासन लग गया है या फिर यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया है। तो आखिर ये राष्ट्रपति शासन क्या होता है? हेलो एवरीवन, आई एम वर्षा शर्मा एंड वेलकम इन नॉलेज की उड़ान। आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है, ये कितने समय तक लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है और भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो के आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना होगा। सो प्लीज लास्ट तक वीडियो देखिए। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में मिलता है। अगर किसी राष्ट्रपति को ये लगता है कि राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रही है तो वहाँ पर वो राज्य सरकार का शासन हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। इसके लिए उन्हें राज्यपाल की रिपोर्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के भी राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में राज्य का शासन हटाकर लगा सकती है। अगर किसी राज्य में दंगे जैसी स्थिति आ जाए और या फिर अराजकता फैल जाए या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई भी राज्य सरकार उसको नियंत्रण करने के लिए तैयार नहीं है या सक्षम नहीं है तो ऐसे में वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्य सरकार की जितनी भी पावर्स होती हैं वो सारी उनके हाथों से निकलकर राष्ट्रपति के अधीन आ जाती हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान गवर्नर को कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पावर्स दी जाती हैं और कुछ अधिकारी दिए जाते हैं ताकि प्रशासनिक कार्य ठीक तरह से चल सके। यही नहीं, प्रशासन की मदद करने के लिए गवर्नर कुछ सलाहकारों की नियुक्ति करते हैं जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जाता है और इसे लगाने की क्या प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि के लिए लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के बाद इसे राज्यसभा और लोकसभा यानी संसद के दोनों सदनों से इस फैसले को पास करवाना होता है और राज्यसभा और लोकसभा अगर इस फैसले को पास कर देती हैं तो यह 6 महीने के लिए लागू हो जाता है। राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लागू हो जाता है। अब बात यह है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगने के बाद किसी तरह से लोकसभा भंग हो जाती है तो इसे राज्यसभा से ही पास करवाना होता है और जैसे ही नई लोकसभा का गठन होता है तो इसे जल्दी से जल्दी लोकसभा से भी पास करवाना ज़रूरी होता है।
अब है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति शासन कितने समय काल तक लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक के लिए लगाया जा सकता है। सो आई होप कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है, ये क्यों लगाया जाता है, इसे लगाने की टाइम क्या होता है और क्या प्रक्रिया होती है कि क्या प्रोसेस होता है, किससे राष्ट्रपति शासन किस प्रोसेस से लगाया जाता है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर योर देयर फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और इसी तरह की लॉ की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए नॉलेज की उड़ान और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो लॉ से रिलेटेड ऐसी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊँगी। सो लर्न समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट बाय नॉलेज की उड़ान। जागरूकता बदलाव की पहली सीढ़ी है। अवेयरनेस इज द ग्रेटेस्ट एजेंट फॉर चेंज। हेलो एवरीवन, आई एम लॉयर वर्षा शर्मा एंड वेलकम इन नॉलेज की उड़ान। आज हम जानेंगे लेडीज़ के कुछ ऐसे राइट्स के बारे में जो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आजकल अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो लेडीज़ हर एरिया में आगे बढ़ रही हैं। अपने आसपास के एरिया में देखिए तो डॉक्टर, वकील, एडवोकेट्स, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर लेडीज़ आगे हैं। हमने अपने नॉलेज की उड़ान की अमेजिंग फैक्ट सीरीज़ में आपको बताया भी था कि महाराष्ट्र के माटुंगा रेलवे स्टेशन पर वो एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर एक ड्राइवर से लेकर एक सफाई कर्मी सभी लेडीज़ हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन मुझे आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि लेडीज़ कितना आगे है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से लेडीज़ आजकल आगे बढ़ रही हैं उनके साथ होने वाले क्रिमिनल ऑफेंस भी बढ़ रहे हैं। अगर आप आजकल देखें तो लेडीज़ घर पे, पब्लिक प्लेस या वर्क प्लेस कहीं पर भी सेफ़ नहीं है। उनके साथ होने वाला क्राइम ग्राफ डे पर डे इंक्रीज़ हो रहा है। जिस तरह से लेडीज़ को प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, ये ज़रूरी है कि उनको उनके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको उनके ऐसे अधिकारों के बारे में बताऊंगी जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है और जो हर लेडीज़ को पता होना चाहिए। तो अगर आप एक लेडीज़ हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, राइट टू अनटाइमली रजिस्ट्रेशन। कभी कभी ये देखा जाता है कि लेडीज़ के साथ जब कोई क्राइम हो जाता है तो वो इतना ज़्यादा हेजिटेट हो जाती है कि वो पुलिस स्टेशन में तुरंत जाकर रिपोर्ट नहीं करवा पाती, और बाद में अगर वो जाकर रिपोर्ट करवाती है तो पुलिस ऑफिसर उसे ये कहते हैं कि वो अब उसकी कंप्लेंट को नहीं ले सकते या फिर उसे रजिस्टर नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वोमेंस को ये पूरा राइट है कि वो कभी भी जाकर अपनी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखवा सकती हैं। कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको ये नहीं कह सकता कि इस कंप्लेंट के लिए आपको बाद में आना चाहिए था या फिर वो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, राइट टू वर्चुअल कंप्लेंट। अगर कोई स्त्री लेडीज़ को ऐसा लगता है कि वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती या वो नहीं जाना चाहती तो उसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एसीपी या कमिश्नर को ईमेल से अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। बाद में कमिश्नर या एसीपी की ये ड्यूटी बनती है कि वो उस एरिया के एसएचओ को वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दे। और अगर आप ईमेल भी नहीं कर सकते तो आप बाय पोस्ट भी ये कंप्लेंट वहाँ पर भेज सकते हैं। आपको पुलिस स्टेशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, राइट टू ज़ीरो एफआईआर। कोई भी लेडी विक्टिम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर ज़ीरो एफआईआर लिखवा सकती है। नाउ यू आर थिंकिंग कि ज़ीरो एफआईआर किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। किसी भी लेडी के साथ अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है तो वो किसी भी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर लिखवा सकती है, जिसे हम ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको ये नहीं कह सकता कि वो एफआईआर नहीं लिखेगा या फिर वो उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता है। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा कहता भी है तो आप उसे रिमाइंड करा सकते हैं कि फीमेल विक्टिम हैव द राइट टू लॉन्च द एफआईआर अंडर ज़ीरो एफआईआर रूल। नंबर 4, राइट टू नॉट बीइंग कॉल्ड इन पुलिस स्टेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लेडीज़ विक्टिम्स को पुलिस स्टेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या वो हेजिटेशन की वजह से वहाँ पर अपना इंट्रोगेशन नहीं दे पाती हैं। तो ऐसा होने पर उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो होम पर ही अपना इंट्रोगेशन दे सकती हैं। कोई भी पुलिस ऑफिसर उनको ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि उन्हें पुलिस स्टेशन में आकर ही अपना बयान देना पड़ेगा। अगर वो चाहती है तो वो घर पर ही अपना बयान दे सकती है, बट पुलिस ऑफिसर के साथ एक लेडी कांस्टेबल और उनके परिवार के कुछ मेंबर्स का होना ज़रूरी होता है। नंबर 5, राइट टू नो अरेस्ट। सीआरपीसी के सेक्शन 46 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कोई भी जेंट्स पुलिस किसी भी लेडीज़ को गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसके लिए लेडी कांस्टेबल या लेडी पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी होता है। बट चाहे लेडी पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो, सनसेट के बाद और सनराइज से पहले वो भी किसी लेडीज़ को ना गिरफ्तार कर सकती है, ना ही उसे पुलिस स्टेशन में रोक सकती है। बट कभी कभी ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है, लेकिन इस तरह की इमरजेंसी हो तो क्या करें। अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो पुलिस नीड टू प्रोड्यूस अ नोट फ्रॉम मजिस्ट्रेट टू अर्जेंटली अरेस्ट। नंबर 6,
मैटरनिटी लीव एक्ट 1961। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी लेडी, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करती है, उसे 12 वीक्स का मैटरनिटी लीव दिया जाता है, जिसे वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले सकती है। कोई भी लेडी जब ये लीव लेती है तो उसे उसकी फुल सैलरी और अदर एड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इस लीव के दौरान कोई भी ऑफिसर या कोई कंपनी उसे कोई आरोप लगाकर नौकरी से नहीं निकाल सकती। नंबर 7, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक ही तरीके से काम करने वाले लोगों की सैलरी इक्वल होती है। अगर कोई फीमेल अपने साथ काम करने वालों मेल जैसा ही वर्क करती है, उनसे कम या ज़्यादा नहीं, तो उसे उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी कि एक मेल पर्सन को मिलती है, ना कि उससे कम। नंबर 8, राइट टू फ्री लीगल एड। महिलाओं को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अकॉर्डिंग फ्री लीगल एड दिया जाता है। मीन्स उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। कोई भी लेडीज़, चाहे वो अमीर हो या गरीब, इस एड को ले सकती है। इस एक्ट का मेन एम ये है कि लेडीज़ को जस्टिस के लिए कहीं भटकना ना पड़े और वे अपने ऊपर होने वाले दबाव को हटाएं, आत्मविश्वास बने और आगे बढ़ें। नंबर 9, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस एक्ट के अकॉर्डिंग लेडीज़ को पिता और उनकी पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार मिला हुआ है। अगर पिता ने खुद बनाई हुई संपत्ति वसीयत में लड़की के नाम नहीं लिखी है, फिर भी उनकी डेथ के बाद उस लेडी का उस पर उतना ही अधिकार होता है जितना कि लड़के या फिर उसकी मदर का होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की की मैरिज के बाद भी उसका ये अधिकार बना रहता है। नंबर 10, राइट ऑन अरेस्ट। अब मैं आपको लेडीज़ के उन 3 राइट्स के बारे में बताऊंगी जो अरेस्टिंग के वक्त उनके काम आते हैं। फर्स्ट नंबर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, CRPC सेक्शन 46 सब सेक्शन 1। कोई भी जेंट्स पुलिस ऑफिसर किसी लेडी को अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर किसी लेडी को अरेस्ट करना है तो लेडी पुलिस ऑफिसर या फिर लेडी कांस्टेबल का होना ज़रूरी होता है। सेकेंड नंबर, CRPC सेक्शन 47 सब सेक्शन 2। इसमें किसी भी महिला के कमरे की तलाशी तब तक कोई पुलिस वाला नहीं ले सकता जब तक उस महिला को वहाँ से हटने की सूचना नहीं दी जाती है। और अगर वो महिला उस रूम में है या उस घर में है तो पुलिस का ये कोई राइट नहीं बनता कि वो जाकर उस रूम की तलाशी ले। थर्ड नंबर, CRPC सेक्शन 53 सब सेक्शन 2 के अंडर किसी भी लेडीज़ की मेडिकल जांच किसी लेडी डॉक्टर ही द्वारा ही की जाएगी। कोई भी जेंट्स डॉक्टर किसी लेडी की जांच नहीं कर सकता। नाउ यू ऑल नो कि आपके राइट्स क्या क्या हैं। अब तो आपको ये पता चल गया होगा जितनी भी लेडीज़ हैं कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। बट अगर कभी आपके राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर इन राइट्स का आपका वायलेशन होता है तो फिर आप कहाँ कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। नंबर 1, हम सबको कॉमनली पता है 100 नंबर। कभी भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम 100 नंबर डायल करके पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं, ये तो सबको पता है। नंबर 2, वोमेन हेल्पलाइन नंबर 1091। 1091 एक वोमेन हेल्पलाइन नंबर है जो 24 आवर्स ओपन होती है और ये स्पेशली वोमेंस के लिए होती है। कभी भी वोमेंस को अगर अनसेफ फील होता है या फिर वो किसी चीज़ की कंप्लेंट पुलिस में करवाना चाहती हैं तो वो 1091 पे कॉल कर सकती हैं। नंबर 3, और अगर आप दिल्ली की लेडी हैं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के द्वारा दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी राष्ट्रीय महिला आयोग NGO द्वारा क्राइम अगेंस्ट वोमेन सेल बनाया गया है, जिसमें जाकर लेडीज़ अपने खिलाफ हो रहे कोई भी क्राइम या अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो वहां जाकर रिपोर्ट करवा सकती हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि लेडीज़ के लीगल राइट्स क्या क्या हैं और अगर उनके राइट्स का वायलेशन होता है तो वो कहाँ कंप्लेंट्स कर सकती हैं। ओके, तो इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और हाँ, एक बात और, आप इस वीडियो को हर उस लेडी के पास तक पहुंचाइए ताकि हमारे देश की हर महिला को ये पता हो कि उसके क्या अधिकार हैं और अगर उसके अधिकारों का वायलेशन होता है तो वो कैसे कंप्लेन करे और वो जागरूक बने। सो लर्न समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट बाय नॉलेज की उड़ान। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर चैनल। माई सेल्फ आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं नॉलेज की उड़ान। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी पर्सन जिसने कोर्ट से बेल ले रखी है और अगर वो कोर्ट में अपनी डेट पर प्रेजेंट नहीं होता तो उसके ऊपर क्या क्या कानूनी प्रावधान हो सकते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कंप्लेंट केस में 2 पार्टीज होती हैं। फर्स्ट होती है कंप्लेनेंट और सेकंड होती है अक्यूज्ड। कंप्लेनेंट पार्टी वो पार्टी होती है जो किसी पर्सन के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करती है और अक्यूज्ड पार्टी वो पार्टी होती है जिसके खिलाफ कोई पर्सन कोर्ट में कंप्लेंट दायर करता है।
तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी अक्यूज्ड होता है, देखिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये हमारा रूल है, हम आगे से हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। कोई भी जो अक्यूज्ड होता है उसको हमेशा से कोर्ट से जमानत लेनी पड़ती है, उसको कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। देखिए कोर्ट में जो बेल होती है वो हमारी मजिस्ट्रेट देते हैं, और जब कोर्ट में बेल मजिस्ट्रेट देते हैं तब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो कि एक अक्यूज को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशन को जब अक्यूज एक्सेप्ट कर लेता है तभी कोई मजिस्ट्रेट किसी अक्यूज को बेल देता है। चलिए अब हम जानते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से होते हैं। देखिए कोई भी पर्सन जब कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करता है, जब भी अपने जमानत के लिए अप्लाई करता है, तब उसको इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए एक अक्यूज्ड के द्वारा कोर्ट में जब वो बेल लेता है तो उसके द्वारा जो एक्सेप्ट किए जाने वाले जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशन ये होता है कि जो अक्यूज्ड है, जब तक हमारा कोर्ट में केस चल रहा है तब तक अक्यूज्ड अपने देश को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता। देखिए अब हम जानते हैं सेकेंड रूल के बारे में। सेकेंड रूल कौन सा होता है कि जब तक उसका कोर्ट में केस चल रहा है तब तक वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि जब तक मेरा केस चल रहा है तब तक मैं हमेशा अपने टाइम पर अपनी जो भी डेट की हियरिंग होगी, जब जब मेरे को कोर्ट में बुलाया जाएगा तब तक मैं कोर्ट में हाजिर होऊंगा। तीसरा रूल्स एंड रेगुलेशन ये होता है कि जो अक्यूज होता है, अक्यूज ये कोर्ट में बोलता है कि कोई भी अगर गवाह जो होगा उसको मैं डराऊंगा धमकाऊंगा नहीं, उसको बिल्कुल भी मैं परेशान नहीं करूंगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कोई भी पर्सन अगर कोर्ट में अपनी डेट पर प्रेजेंट नहीं होता, अपनी जो भी कोर्ट के द्वारा दी हुई डेट पर प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसे में इसके ऊपर क्या क्या कानूनी प्रावधान होते हैं। देखिए आईपीसी का सेक्शन 229A यानी कि भारतीय दंड संहिता का सेक्शन जो धारा होती है 229A के तहत कोई भी अक्यूज्ड अगर कोर्ट के द्वारा बुलाया जाए और वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहा, अपनी डेट पर प्रेजेंट नहीं हो रहा, ऐसे केस में उसकी जो जमानत होती है वो कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी जाती है और उसके ऊपर 1 साल तक का कारावास भी चल सकता है और वो जुर्माने से दंडित भी किया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को एक गाइडलाइन देना चाहता हूं कि किसी भी केस में अगर आप अक्यूज्ड हैं और आपने कोर्ट से जमानत ले रखी है तो आपको हर डेट पे प्रेजेंट होना चाहिए, आपको कोर्ट की हर डेट पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप कोर्ट की डेट पे प्रेजेंट नहीं होते तो ये एक कोर्ट की अवहेलना कहलाती है। तो मेरी तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी केस में अक्यूज्ड हैं तो आप अपनी हर डेट पे कोर्ट में जरूर पहुंचें। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि कोई भी अक्यूज्ड जो है कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता तो उसके ऊपर क्या क्या कानूनी प्रावधान हो सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर ले नॉलेज की उड़ान। और भी अमेजिंग फैक्ट से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड और लीगल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए लगातार जुड़े रहे नॉलेज की उड़ान चैनल से। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आज ही रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ अगर आपको वीडियो में कोई भी अगर डाउट है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। Hello everyone, welcome in our channel. Myself Akash Sharma and you are watching Knowledge Ki Udaan. In today's video, we are going to discuss what is Consumer Protection Act, what is the rights of the consumer and what is the responsibility of the consumer and how to file a complaint under Consumer Protection Act. So, without wasting of time, let's start this video. The Consumer Protection Act, implemented in 1986, gives easy and fast compensation to the consumer disputes. It safeguards and encourages the consumers to speak against the insufficiency and flaws in the goods and services. If traders and manufacturers will practice any illegal trade, then this act protects their rights as consumer. The primary motivation of this act is to provide the bestow aid and eliminated the lengthy lawsuits. This Protection Act covers all the goods and services of all public, private and cooperative sectors except those who are exempted by the central government. This act provides a platform for the consumer where they can file their complaint and forum takes action against the concerned supplier. Compensation is granted to the consumer for the hassle he has encountered. Now we are going to discuss that what is the rights of the consumer. First, right to safety. Before buying, a consumer insists on the quality and guarantee of the product. They should ideally purchase a certified product like ISI or AGMARK. Number second, right to choose. The consumer should have the right to choose the different type of variety of the product in a competitive price. Right to consumer education. A consumer should be aware of his rights to avoid exploitation. Now we are going to discuss the responsibility of the consumer. Number first is responsibility to be aware.
Number second, responsibility to speak out. Number third, responsibility to complain. And number fourth, responsibility to take and strict legal action. Now we are going to discuss that how can we file a complaint in the consumer forum. First, within 2 years of the purchasing of the goods and services, the complaint should be filed. Number second, in the complaint, consumer should mention all the details of the problem. Number third, all the relevant receipts should be kept and attached to the complaint letter. Number 4, a written complaint should be sent to the consumer forum via email, registered post or hand delivered acknowledgement. Today in this video, we discussed many type of topics of the Consumer Protection Act. So if you like this video, please share with your friends and subscribe our channel. Thank you so much from the team of Knowledge Cure. हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर चैनल। माई सेल्फ आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं नॉलेज की उड़ान। देखिए, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे जो मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू एक रूल बना रखा है कि जब भी हम रोड पे अगर हम अपना वाहन ड्राइव करते हैं, अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं, सपोज कार हो गई, बाइक हो गई, स्कूटर हो गया, कोई भी हम अपना मोटर व्हीकल जब ड्राइव करते हैं, मोटर व्हीकल, तो ड्राइव करते टाइम पे हमको 4 डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना पड़ता है। 4 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से? हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, हमारा गाड़ी की आरसी, हमारा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। ये 4 डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें कैरी करना पड़ता है जब भी अगर हम रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि सपोज हम लोग गाड़ी लेकर के निकल तो गए रोड पे, लेकिन हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आरसी है या इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, कोई भी चीज़ है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑफिस पे छूट गए या फिर हमारे घर पे छूट गए। ऐसे केस में हम रोड पे ड्राइविंग तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे केस में अगर पुलिस वाले ने रोक लिया और आपका चालान करने लगे, तो ऐसे केस में आप किस तरीके से बच सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के रूल 139 में दिया गया है कि कभी भी अगर आप जब रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते टाइम अगर आपके पास आपके कागज अवेलेबल नहीं है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने गाड़ी के कागज रखिए ही मत, बिल्कुल भी आप अपने गाड़ी के कागज सारे वैलिड रखिए, लेकिन अगर आपके पास ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ पुलिस चेकिंग अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन आपने सबको रिन्यू करा रखा है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड हैं, ऐसे केस में रूल 139 ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल ये आपकी इस तरीके से मदद करेगा। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल का रूल 139 ये कहता है कि कभी भी अगर आपके पास, अगर आपका एट द टाइम ऑफ पुलिस चेकिंग अगर आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस या इंश्योरेंस या फिर गाड़ी की आरसी या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इन चारों में से कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में आप ट्रैफिक पुलिस वाले से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप रूल 139 के अंडर मुझे 15 डेज का टाइम दे दीजिए। आप कोई भी अपना डेसिग्नेटेड प्लेस बता दीजिए, उस प्लेस पे आकर के मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा दूंगा, या तो आप कोई प्लेस बता दीजिए। देखिए, इसमें 3 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो ये होता है कि आप ट्रैफिक पुलिस वाले से कह सकते हैं कि आप मुझे कोई भी एक ऐसा डेसिग्नेटेड प्लेस बता दीजिए, मैं 15 दिन के अंदर अंदर आकर के आपको वहां पे डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करवा दूंगा। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा ये ऑप्शन होता है कि आप उसे कह सकते हैं कि आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करके मैं आपको बाय पोस्ट करके भेज दूंगा 15 दिन के अंदर। तीसरा हमारा ये होता है कि आप उससे उसकी ईमेल आईडी मांग सकते हो, आप उसकी ईमेल आईडी से, उसकी ईमेल आईडी पे आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप सेंड कर सकते हैं 15 दिन के अंदर। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है, भगवान ना करे किसी का भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट के केस में ये जो वैलिडिटी है ये 15 डेज से घट करके 7 डेज में हो जाती है। जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का रूल 139 यही कहता है कि अगर पुलिस चेकिंग के टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन करंट पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करा रखे हैं, तो ऐसे केस में आप पुलिस वाले से 15 दिन तक का समय मांग सकते हैं और उस समय में आप ट्रैफिक पुलिस को वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ इस सेक्शन के तहत आप चालान से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की और भी लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, हमारे चैनल पे मोटिवेशनल, लॉ और अमेजिंग फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस लगातार आती रहती हैं। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर भी करें, ताकि ये नॉलेज हर किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मोटर इंश्योरेंस।
इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस देते टाइम पे हमसे बहुत सारे वादे करती है, बहुत सारे प्रॉमिस करती है, लेकिन मैच्योरिटी के टाइम पे, क्लेम के टाइम पे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी होती हैं जो क्लेम देने के टाइम पे हमको क्लेम देने से मना कर देती है या फिर किसी भी मनमाने ढंग से हम लोगों को क्लेम देने से टालती हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं नॉलेज की उड़ान। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी बीमा कंपनी अगर आपको क्लेम नहीं देती, क्लेम देने से मना करती है या फिर आपको किसी भी मनमाने ढंग से परेशान करना चाहती है, तो इसके खिलाफ आप कहां शिकायत कर सकते हैं, इसके खिलाफ आप कहां कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज आपने एक मोटर इंश्योरेंस परचेज किया, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस परचेज किया, भगवान न करे आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको इंश्योरेंस में क्लेम देने से मना कर देती है, तो ऐसी स्थिति में आप कहां जाएंगे, किसके पास जाकर के कंप्लेंट करेंगे। तो इसी टॉपिक के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला अनिवार्य कदम। देखिए, अगर आप किसी भी बात पर अपनी इंश्योरेंस कंपनी से असंतुष्ट हैं या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं दे रही या परेशान कर रही है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आप उसी कंपनी के नियरेस्ट ब्रांच में जाकर के GRO से मिले। GRO को हम बोलते हैं ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑफिसर। GRO से जब आप मिलेंगे तो उसको आप अपने सारे एविडेंस के साथ एक रिटन कंप्लेंट दें आप उसको। और हाँ, जब भी आप रिटन कंप्लेंट दें तो उसके साथ डेट के साथ उसकी रिसीविंग लेना कभी ना भूलें, क्योंकि जो GRO होता है, GRO को कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 वीक्स का टाइम दिया जाता है, 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। 2 हफ्ते में ही वो आपकी कंप्लेंट उसको सॉल्व करनी होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हम GRO को कंप्लेंट देते हैं और 2 वीक्स के अंदर वो कंप्लेंट को सॉल्व नहीं करता या फिर वो हमारी जो भी कंप्लेंट है उस पर जो भी डिसीजन लेता है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्टेप है हमारा IRDAI। IRDAI की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। RDAI एक नियामक संस्था होती है जिसे बनाने का इरादा एक ही है कि वो आपके हितों की रक्षा करती है। इसके साथ साथ बीमा कंपनी की, बीमा इंश्योरेंस कंपनी जो भी है उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, वो पूरी तरीके से IRDAI लेता है और उनकी सारी एक्टिविटीज़ को ही कंट्रोल रखता है, पूरी तरीके से उनकी निगरानी करता है। और इसको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की जो भी है देख रेख का काम IRDAI को ही सौंपा गया है। IRDAI का जो गठन हुआ है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम IRDA का जो एक्ट है 1999 के द्वारा किया गया है और इसका जो मुख्य कार्यालय, इसका जो हेड ऑफिस है वो तेलंगाना में स्थित है। चलिए, हमने ये तो जाना कि IRDAI क्या होता है और उसका वर्क क्या होता है। अब हम ये जानते हैं कि IRDAI में हम कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं IRDAI में कंप्लेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है टोल फ्री नंबर। आप टोल फ्री नंबर के माध्यम से IRDAI में कंप्लेंट कर सकते हैं और अगर आप टोल फ्री नंबर के माध्यम से कंप्लेंट करेंगे तो वहां से आपको एक रिसीविंग नंबर मिलेगा, जिसको हम कंप्लेंट नंबर भी कहते हैं। तो चलिए, उसका टोल फ्री नंबर है 155-255 या फिर 1800-425-4732। इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, आप अपनी कंप्लेंट को, आप अपनी शिकायत को ईमेल के माध्यम से भी IRDAI में सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको complaints@irdai.government.in की मेल ID है इनकी, इस पे आपको मेल करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3, IGMS। देखिए, IRDAI की वेबसाइट पर जाकर igms.irdai.government.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से, IGMS के माध्यम से आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, देखिए 3 ऑप्शंस हैं ये और ऑप्शन नंबर 4 सबसे डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर 4 में आप अपनी कंप्लेंट को राइट करके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, अपनी कंप्लेंट को आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। तो चलिए, अब हमने जाना कि IRDAI क्या होता है और उसमें हम कंप्लेंट कैसे करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है लोकपाल। देखिए, व्यक्तिगत जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए, उनके डिस्प्यूट्स को बाहरी निपटाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक बीमा लोकपाल की स्कीम लागू की गई है। भारत में अलग अलग जगहों पर 17 बीमा लोकपाल हैं
जिस बीमा कंपनी से आपको शिकायत है उसके कार्यालय के क्षेत्रानुसार, सपोज उसका जो भी कार्यालय, सपोज आप उसका कार्यालय दिल्ली, तो दिल्ली के जो आपका जो एरिया का जो लोकपाल लगता है वहाँ पर जाकर के आप कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। जो भी जहाँ पे भी ऑफिस है उसका, जैसे आप दिल्ली में रहते हो दिल्ली के, यूपी में रहते हैं यूपी के, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्ट किया गया है। अपने क्षेत्रानुसार आप जाकर के वहाँ पे कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जो लोकपाल द्वारा जो केसेस सॉल्व होंगे वो सिर्फ 30 लाख रुपए तक के अमाउंट के ही केसेस सॉल्व होंगे। उससे ऊपर के अमाउंट्स को सॉल्व करने का हक लोकपाल का नहीं है। आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी, किसी भी बीमा कंपनी के खिलाफ कब, कहां और कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नॉलेज की उड़ान। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर चैनल। मैं सेल्फ लॉयर आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं नॉलेज की उड़ान। तो चलिए, लास्ट जो हमारी वीडियो थी, लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अच्छे से समझा था। आज की वीडियो भी एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे होने वाली है। आज की वीडियो देखिए, आपकी बार आज की वीडियो में मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो के अंदर ऐड किया है। फैक्ट कौन सा ऐड किया है कि आज की वीडियो में मैं आपको जो भी टॉपिक समझाऊंगा, जितने मेरे टॉपिक्स होंगे, उन सबका टाइम स्टैम्प जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट उस टाइम स्टैम्प पे जाकर के क्लिक करके उस टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के टाइम में अगर हमारे साथ कोई भी घटना होती है, कोई भी ऑफेंस क्रिएट होता है, हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं। हम उसकी वीडियो बनाते हैं या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने का सबसे बड़ा हमारा मेन पर्पस क्या होता है, उसके एविडेंस को कलेक्ट करना। लेकिन कई बार हमें इसकी नॉलेज नहीं होती, कई बार हमें इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को पता नहीं होता और लास्ट में हम फिर फाइनल में आगे जाकर के हम उस चीज़ का प्रॉफिट नहीं ले पाते। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी सब के टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को हम कोर्ट में किस तरीके से एविडेंस पेश कर सकते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, किस तरीके से हम पेश कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 61 के अकॉर्डिंग हमारे जो एविडेंस होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट एविडेंस और सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी एविडेंस। अच्छा, फर्स्ट एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस का क्या मतलब होता है, हम इसको समझते हैं। फर्स्ट एविडेंस का मतलब होता है कि हमारा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट हो या फिर हमारा कोई भी जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो, सपोज हम उसमें चेक को ले लेते हैं, चेक हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट है हमारा या डीडी हो गया, ये जितने भी हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे फर्स्ट एविडेंस में होते हैं। और सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या आता है, सेकेंडरी एविडेंस में जैसे हमारा कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी हो गई, हमारे ओरल विटनेस हो गए, मौखिक गवाह जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे किस में आते हैं, सेकेंडरी एविडेंस में आते हैं। अच्छा, इसको हम एक इजी एग्जांपल में समझते हैं। सपोज आपकी कोई भी व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है, आपकी कोई व्हाट्सएप चैट्स है, उसको अगर आपको कोर्ट में एज एविडेंस पेश करना है, एज एविडेंस शो करना है, तो ऐसे केस में फर्स्ट एविडेंस है आपका, अगर आप अपने फोन को डायरेक्ट कोर्ट में एज अ एविडेंस सबमिट कर देते हो, अगर आप अपने फोन को अगर एज अ एविडेंस कोर्ट में सबमिट कर दोगे तो वो फर्स्ट एविडेंस के कैटेगरी में आएगा। और अगर आप उसी व्हाट्सएप के चैट्स की स्क्रीनशॉट लेकर के उसकी फोटोकॉपी अगर आप कोर्ट में सबमिट करते हो तो वो आपका सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से, और जैसे कि लॉ कहता है कि सेकेंडरी एविडेंस से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है फर्स्ट एविडेंस। हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सेकेंडरी एविडेंस के ब्याह पे अगर हम फर्स्ट एविडेंस को अगर हम शो करें, तभी हम अपने जो भी सबूत है उसको साबित कर पाएंगे और दोषियों को सजा दिलवा पाएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कोर्ट में अपने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को कैसे साबित करें। नंबर 1, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग का सच्चा होना। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, आज के टाइम में वीडियो एडिटिंग और ऑडियो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो कोर्ट क्या करता है, जब भी अगर हम अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर हम कोर्ट में सबमिट करते हैं तो कोर्ट सबसे पहले इसकी वेरिफिकेशन करता है। सबसे पहले इसको चेक करता है कोर्ट कि क्या इन्होंने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास सबमिट करी है, ये क्या सही है या गलत है।
उसी के आधार पर ही तो दोषी को सज़ा मिलेगी। तो इस चीज़ को पहले कोर्ट अच्छे से टेस्ट करता है, उसके बाद ही उस चीज़ का ऑर्डर लेता है, उसका फाइनल डिसीजन लेता है। देखिए आज के टाइम में क्या होता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में तो देखो हम सामने प्रेजेंस होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग में जैसे डबिंग ना की हो किसी चीज़ की, या कोई चीज़ एडिटेड ना हो, ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग में होती हैं। तो इन सब की वेरिफिकेशन के लिए इन सबको चेक करता है, पहले कोर्ट इसको चेक करता है, उसके बाद ही फिर कोई डिसीजन लेता है। जहाँ तक कि हमें हमेशा यही काम करना चाहिए कि हमने जिस डिवाइस से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी है उसी डिवाइस को एज अ एविडेंस हमें कोर्ट में सबमिट करना चाहिए। इससे हमको क्या बेनिफिट होगा, इससे जो हमारा डिवाइस है वही अपने आप में एक सबूत बन जाएगा और दोषियों को सजा दिलाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंड, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट में कैसे पेश करें। तो जैसे कि जब भी कभी आप अपने ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को अगर आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं, उससे पहले आपको क्या करना है कि उस वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो भी बातें हैं वो सारी आप एक पेपर पे लिख लें। अच्छे से आप वो सारी बातें पेपर पे लिख लें और वीडियो की कुछ फोटोज़ भी निकलवा लें। इससे आपको क्या होगा कि जब भी आप कोर्ट में अगर आप बहस कर रहे होगे, क्रॉस कर रहे होगे, तो उस टाइम वो बोले गए शब्द होंगे वो अच्छे से आपके सामने लिखे होंगे और आप उस पर अच्छे से सवाल जवाब कर सकते हो, आप बहस कर सकते हो। इससे क्या होगा कि कोर्ट का टाइम भी सेव होगा। नहीं तो अगर हम लाइव टाइम में अगर वीडियो को देख करके अगर हम सवाल जवाब करेंगे तो इससे कोर्ट का समय नष्ट होगा। इसीलिए हमको ये काम सबसे पहले करना चाहिए। थर्ड, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग टाइप करने का सही तरीका। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सेकंड टॉपिक में कि जब भी आप कभी भी कोर्ट में अगर आप अपीयर हो तो आप अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग में सारी बातें जो है आप उसको अपने पेपर पे लिख लें। लेकिन उसको सही तरीके से लिखने का क्या तरीका है कि सबसे पहले सपोज मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ कि सपोज ए है, उसने बी को कुछ बात बोली, तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, आप इसमें मिस्टर ए है तो आप पहले मिस्टर ए का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसने क्या बात बोली वो लिखेंगे, फिर वो सिचुएशन क्या थी ब्रैकेट में लिखेंगे, उसने किस सिचुएशन बोला, गुस्से में बोला उसने, प्यार से बोला उसने, या फिर नॉर्मल बोला उसने। फिर मिस्टर बी का नाम लिखेंगे आप, मिस्टर बी ने क्या बात बोली, उसके बाद किस सिचुएशन में बोली। ऐसे ऐसे आप पूरी रिकॉर्डिंग में जो भी मतलब कन्वर्सेशंस हुई हैं वो आप इस तरीके से आप टाइप कर सकते हो। और हाँ, अगर कोई बात अगर आपको अच्छी लग रही है, मतलब कोई बात अगर आपको लग रही है कि हाँ ये जरूरी है, उसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, उसको आप वीडियो में बोल्ड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप लिख करके कोर्ट में अपनी बातों को पेश कर सकते हैं। नंबर 4, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग किस एप्लीकेशन में लगाएं। तो जब भी आप कोर्ट में अपने कोई भी अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, चाहे वो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों ना हो, जब भी आप उसका कोर्ट में अगर आप सबमिट करते हो तो इंडियन एविडेंस एक्ट के आर्टिकल 65B के अकॉर्डिंग आपको उसका एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। सर्टिफिकेट कैसे बनता है, जो भी वीडियो में आपकी बातचीत हुई है उन सभी को आपको एक पेपर में लिखना पड़ता है। वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो भी बातचीत हुई हो उसको आपको एक सादे पेपर पर लिख करके उसमें आपको लिखना पड़ता है कि मैं जो भी चीज़ मतलब लिख रहा हूँ वो ट्रुथ है, सच है, सत्य है और गलत नहीं है। वो आपको टोटल लिख करके प्रॉपर फॉर्मेट बना करके आपको एक सर्टिफिकेट के साथ अपने डिवाइस के साथ उसको कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। कोर्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के अकॉर्डिंग आपसे वो डिवाइस ले लेती है और सर्टिफिकेट ले लेती है और उसके बाद आपके डिवाइस को फॉरेंसिक लैब्स में भेजा जाता है। फॉरेंसिक लैब्स में भेजने के बाद उसकी पूरी जांच होती है कि आपने मतलब सही रिकॉर्डिंग की है कि नहीं की है, आपकी रिकॉर्डिंग सही है, कोई इसमें फेक तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं है। पूरी चेकिंग होने के बाद फिर फॉरेंसिक लैब्स वाले रिपोर्ट के साथ उस डिवाइस को कोर्ट में वापस भेज देते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि कोर्ट में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को हम कैसे पेश कर सकते हैं और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। इसी के साथ मिलते हैं अगली बार एक नए लीगल टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।